हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रीट मेंस 2026 के रिगार्डिंग हमारी क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू है। उसमें हमने आरटी एक्ट 2009 के बारे में पढ़ा, एनईपी 2020 के बारे में विस्तृत चर्चा की, एसएमसी और एसडीएमसी के बारे में पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। उसी को कंटिन्यू करते हैं हम आज आरटी एक्ट 2011 के बारे में इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान जो है वो आरटी 2009 के प्रावधानों को लागू करने के लिए जो इस आरटी एक्ट 2009 की जो धारा 38 है उसमें प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राजस्थान राज्य ने राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार जो नियमावली है वो 2011 का निर्माण किया है। याद रखिएगा आप लोग, जो आरटी एक्ट 2009 की जो धारा 38 है उसमें राज्यों को अधिकार दिया गया है कि राज्य जो हैं वह अपनी व्यवस्था के अनुसार जो अपने यहाँ पर नियमावली तैयार कर सकते हैं। उसी शक्ति का उपयोग करते हुए राजस्थान ने राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 का निर्माण किया है। इसकी अधिसूचना जो है 29 मार्च 2011 को जारी की गई है और इस आरटी जो 2011 है उसके अंतर्गत 10 तो भाग हैं और 29 नियम का उल्लेख किया गया है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि आरटी 2009 है उसके अंदर 7 तो भाग हैं, 38 जो उसकी अनुसूची है उसके एक अनुसूची है और एक उसमें 38 धाराएं हैं। तो आप लोग याद करा होगा आप लोगों ने कि आरटी एक्ट 2009 जब हमने पढ़ा था तो उसके अंतर्गत उसके भाग तो 7 थे और धाराएं जो थी 38 थी और एक अनुसूची थी। लेकिन यहाँ पर जो आरटी 2011 जो राजस्थान के संदर्भ में है उसके अंदर 10 भाग और 29 नियम का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो ये नियम है वो 29 मार्च 2011 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी और 1 अप्रैल 2011 से ये राजस्थान के अंतर्गत लागू हो गए थे। तो इसके जो 10 भाग हैं उनके बारे में अपन पहले बात करते हैं कि इसके 10 भाग जो हैं, पहला जो भाग है प्रारंभिक है वो इसमें नियम 2 आता है। दूसरा है विद्यालय की प्रबंधन समिति से रिलेटेड जिसमें नियम 3 से लेकर 5 तक आते हैं कि धारा 21 के अकॉर्डिंग जो आरटी की धारा 21 है उसमें विद्यालयों के प्रबंधन के लिए एक एसएमसी का गठन किया जाएगा और एसएमसी जो है वो धारा 22 के अकॉर्डिंग विद्यालयों के लिए एक विकास योजना का निर्माण करेगी। तो विद्यालय प्रबंधन समिति जो है इसके भाग 2 के अंतर्गत हैं जिसमें नियम 3 से लेकर 5 तक आएंगे और इसका जो भाग 3 है वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसमें नियम 6 रहने वाला है। इसका भाग जो 4 हैं वो राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य से संबंधित है। तो राज्य सरकार के क्या क्या कर्तव्य होंगे, स्थानीय प्राधिकारी के क्या क्या कर्तव्य होंगे, पहले भी पढ़ा था हमने कि राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी जो हैं वो 1 किलोमीटर के एरिया के अंतर्गत जो हैं पीएस स्कूल की स्थापना करेंगे, 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर यूपीएस की स्कूल की स्थापना करेंगे। इस प्रकार के जो कर्तव्य हैं राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकार के रहने वाले हैं। उसके बाद इसका भाग जो 5 हैं विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व से संबंधित है कि विद्यालय के क्या क्या उत्तरदायित्व रहेंगे, अध्यापकों के क्या क्या उत्तरदायित्व रहने वाले हैं, पहले भी इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और नियम इसके अंतर्गत 10 से लेकर 15 तक रहने वाले हैं। और भाग जो इसका 6 है वो अध्यापक से संबंधित है। भाई अध्यापक जो सेवा में आएंगे उनके लिए क्या क्या सेवा शर्त रहेगी, उनके वेतन क्या रहेंगे, इसमें नियम 16 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे हम। भाग जो 7 रहेगा इसका वो पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूर्ण होने से है। इसमें नियम 22 और 23 भाई बच्चों का पाठ्यक्रम कैसा रहेगा और छात्र बालक केंद्रित पाठ्यक्रम रहना चाहिए। जो आरएस सीआरटी हैं वो पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगी। और भाग 8 हैं वो इसका शिकायत निवारण से संबंधित है जिसके अंतर्गत नियम 24 और 25 इसके बारे में पढ़ेंगे हम। भाग जो 9 है वह बाल अधिकारों के संरक्षण से रिगार्डिंग है जिसमें बालकों के अधिकारों का किस प्रकार संरक्षण किया जाएगा। राज्य बाल संरक्षण अधिकार जो आयोग है उसका निर्माण करेगा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग जो है किस प्रकार बालकों के जो अधिकारों को हनन हो रहा है उनका संरक्षण करेगा। इससे संबंधित बात भाग 9 के अकॉर्डिंग है। उसमें नियम 26 से लेकर 28 तक अध्ययन करेंगे। और भाग जो 10 है प्रकीर्ण से संबंधित है जिसमें 29 नियम नंबर 29 का अपन अध्ययन करेंगे और जो विशेष बातें होगी जो इन सब में नहीं होगी वो भाग 10 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, देखिए आप लोग कि इसके जो भाग हैं अभी बताया मैंने। प्रारंभिक जो है नियम 2 आएगा इसके अंतर्गत। विद्यालय प्रबंधन समिति नियम 3 से लेकर नियम 5 तक है भाग 2 के अंतर्गत। भाग 3 के अंदर निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, अधिकारी नहीं है अधिकार है, नियम 6 आएगा इसमें।
राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य भाग 4 के अंतर्गत है। नियम 7 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। विद्यालय और अध्यापकों के क्या क्या उत्तरदायित्व रहने वाले हैं, भाग 5 के अंतर्गत है। इसमें नियम 10 से 15 तक हैं। भाग 6 में अध्यापक से संबंधित बातें रहेगी, नियम 16 से 21 तक पढ़ेंगे। इसमें पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना, भाग 7 से और 8 में शिकायत निवारण और 9 में बाल अधिकारों का संरक्षण और 10 में प्रकीर्णन संबंधित बात रहेगी। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि पहले भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि कौन सा भाग किस विषय से रिलेटेड है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि आरटी 2009 के अकॉर्डिंग जो है उसका भाग 6 किससे संबंधित है, तो वो बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित था। यहाँ पर भाग जो 9 है वो बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। इसी प्रकार देखिए आप लोग कि ये क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा के अंतर्गत, विद्यालय प्रबंधन समिति का जो गठन है वो आरटी 2011 है उसके अकॉर्डिंग भाग 2 के अनुसार किया जाएगा। भाग 3 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है इसमें। और भाग जो 4 है राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्यों और उसके उत्तरदायित्व के बारे में बात करता है। तो इस प्रकार ये जो 10 इसके जो भाग हैं उसके विषय हैं, अपने याद रखना है कि कौन सा भाग जो है किससे संबंधित रहने वाला है। उसके बाद देखिए सबसे पहले अब जो बात मैंने आपको बताई कि आरटी एक्ट 2009 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिनियम की जो धारा 38 है उसका शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 निर्मित की है, जिसकी अधिसूचना 29 मार्च 2011 को जारी की गई। इस अधिनियम में 10 भाग और 29 नियमों का उल्लेख किया गया है। संक्षिप्त नाम इस प्रसार और जो नियम 1 है इसका संक्षिप्त नाम क्या रहेगा, इसका प्रसार और प्रारंभ क्या रहेगा, इनका जो राज्य के में राजस्थान के अकॉर्डिंग इसका नाम रहेगा राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 रहने वाले हैं। 29 मार्च 2011 से प्रभावी हो जाएंगे। ये संपूर्ण राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 से लागू होंगे। क्वेश्चन आएगी इसका अधिसूचना कब जारी हुई, तो 29 मार्च 2011 से। लागू कब हुए, 1 अप्रैल 2011 से। इसका भाग 2 है वो किससे संबंधित है, परिभाषाओं से। परिभाषाओं से संबंधित है तो इसमें सबसे पहले बात की गई है पीएस स्कूल क्या होता है। प्राथमिक विद्यालय वो होगा जो 1 से 5 तक का शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय होगा, उसे प्राथमिक विद्यालय कहेंगे पीएस। यूपीएस किसे कहेंगे, जो 1 से 8 तक का जो शिक्षा प्रदान करता होगा, 1 से 8 तक का जो विद्यालय होगा उसे यूपीएस कहा जाएगा। और छात्र संचित अभिलेख क्या होता है, छात्र संचित अभिलेख जो होता है बच्चे का जो रिकॉर्ड रखा जाता है, जो सीसी के आधार पर जो बच्चे का व्यापक मूल्यांकन किया जाता है उसके आधार पर बालक का जो प्रगति रिकॉर्ड रखा जाता है वो छात्र संचित अभिलेख कहलाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति बताया कि विद्यालय प्रबंधन समिति किसे कहेंगे कि आरटी एक्ट 2009 की धारा 21 के अकॉर्डिंग प्रत्येक विद्यालय का प्रबंधन करने के लिए एसएमसी का गठन किया जाएगा। एसएमसी जो है धारा 22 के अकॉर्डिंग विद्यालय की विकास योजना का निर्माण करेगी। उसके बाद आता है परिभाषा में विद्यालय मानचित्रण, विद्यालय मैपिंग, स्कूल मैपिंग क्या होगी भाई, बच्चा जो है सामाजिक अवरोध और भौगोलिक दूरी पर काबू पाने के लिए अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय जो स्कूल जो है स्कूल की लोकेशन का निर्धारण किया जाएगा। भाई स्कूल ऐसे जगह पर हो बच्चा आसानी से आ जाए, उसे कोई भौगोलिक बाधा नहीं हो, सामाजिक अवरोध नहीं हो, तो इसके लिए पहले विद्यालय का मैपिंग किया जाता है कि भाई इस जगह विद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो देखिए आप लोग प्राथमिक विद्यालय किसे कहेंगे, 1 से 5 तक शिक्षा देने वाला विद्यालय। कक्षा 1 से 8 तक का विद्यालय होगा उसे उच्च प्राथमिक विद्यालय कहेंगे। छात्र संचित अभिलेख जो सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी ही आधारित जो है बालक का प्रगति रिकॉर्ड रखा जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, छात्र संचित अभिलेख कहेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति जो आरटी 2009 की धारा 21 के अकॉर्डिंग गठित समिति जो होगी उसे एसएमसी कहेंगे। और विद्यालय मानचित्रण सामाजिक अवरोध और भौगोलिक दूरी पर काबू पाने के लिए अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय अवस्थान स्कूल की लोकेशन की योजना बनाना क्या कहलाएगा, विद्यालय मानचित्रण कहलाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग भाग 2 जो है वो किससे संबंधित है, हमें बताया था भाग 2 जो है एसएमसी से संबंधित हैं। तो इसके अंदर नियम 3, नियम 4 और नियम 5 के बारे में पढ़ेंगे। नियम 3 किससे संबंध है, एसएमसी की संरचना क्या होगी, एसएमसी के कार्य क्या क्या रहने वाले हैं, एसएमसी की संरचना क्या होगी और एसएमसी के कार्य क्या क्या रहने वाले हैं। दूसरा जो है चौथा नियम है एसएमसी की कार्यकारी समिति में कौन कौन होंगे, विद्यालय की विकास योजना नियम 5 के अंतर्गत है। नियम 3 जो है भाग 2 में 3, 4 और 5 नियम के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। नियम जो 3 है एसएमसी की संरचना और कार्य से संबंधित है और नियम जो 4 है एसएमसी की कार्यकारी समिति से संबंधित है और नियम जो 5 है विद्यालय की विकास योजना से संबंधित है। तो नियम 3 क्या कहता है कि जो एसएमसी की क्या संरचना क्या रहेगी, एसएमसी का कार्य क्या रहेगा। अब इसके बारे में बात करते हैं अपन कि जो गैर सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न
प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन समिति होगी, मतलब निजी जो स्कूल हैं उसके अलावा जो भी राज्य सरकार के स्कूल चल रहे हैं उसमें विद्यालयों के प्रबंधन के लिए एक एसएमसी का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा समय समय पर जारी निर्देश के अनुसार राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी जो हैं समय समय पर निर्देश जारी करेंगे और 2 वर्ष में क्या करना पड़ेगा, एसएमसी का पुनर्गठन करना होगा। आप देखिए कि इसके एसएमसी के कौन कौन सदस्य होते हैं, पढ़ चुके अपन विस्तृत पहले कि विद्यालय के अंतर्गत जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता संरक्षक के सदस्य होंगे, विद्यालय के जो समस्त अध्यापक जो हैं इसके सदस्य होंगे, स्थानीय जो प्राधिकारी जो के पास उस जो वार्ड है उसमें स्थित जो को निर्वाचित व्यक्ति होगा वो इसका सदस्य होगा। उसके बाद स्थानीय जो क्षेत्र है उसमें ग्राम वार्ड विद्यालय जो स्थित हैं उसमें निवासित करने वाले जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। तो देखिए, एक तो बच्चों के जो माता पिता होंगे वो इसके सदस्य होंगे, संरक्षक जो होंगे इसके सदस्य होंगे, विद्यालय के जो अध्यापक हैं वो इसके सदस्य होंगे, स्थानीय प्राधिकारी के उस वार्ड जो हैं उसमें विद्यालय स्थित हैं उसके निर्वाचित व्यक्ति रहने वाले हैं, उस गांव वार्ड और विद्यालय से निवास कर रहे समस्त अन्य निर्वाचित जो सदस्य हैं जैसे सरपंच है, वार्ड पंच हैं, नगर परिषद के जो सदस्य हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, वो इसके सदस्य रहने वाले हैं। हमने एसएमसी के बारे में पहले पूरा विस्तृत अध्ययन कर लिया है। इसके बाद देखिए आप लोग इसकी जो कार्यकारी जो समिति का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य जो सचिव जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव होंगे। इसकी जो कार्यकारी जो समिति होती है उसमें जो अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सदस्य सचिव जो होता है वो इसके एसएमसी के क्या रहने वाले हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य सचिव रहने वाले हैं। पहले विस्तृत रूप से पढ़ा चुके हैं आप लोगों को कि एसएमसी के अंतर्गत 16 सदस्य होते हैं जिसमें 50% महिलाएं रहती है, इसकी गणपूर्ति 33% रहती है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अभिभावकों में से रहते हैं, और जो इसके पदेन सदस्य सचिव जो होते हैं वो जो हेड मास्टर जो होते हैं प्रधानाध्यापक वो इसके क्या रहते हैं, इसके पदेन सदस्य सचिव रहते हैं। और इसकी जो होती है 3 माह में एक बैठक जो होती है वो करनी पड़ती है। वर्ष में इसकी जो 3 या 4 जो बैठक निर्धारित की जाती है वो इसकी बैठकें होती हैं। और कार्यकारिणी जो समिति है उसकी जो प्रत्येक अमावस्या को बैठक की जाती है, ऐसा हमने पहले पढ़ लिया है। तो देखिए आप लोग कि विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना, जो गैर सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उसमें से भिन्न विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक 2 वर्ष में उसका पुनर्गठन किया जाएगा। 2 वर्ष के अंतर्गत हम एसएमसी का पुनर्गठन करेंगे। उक्त समिति में कौन कौन सदस्य होंगे, देखो विद्यालय में अध्ययन प्रत्येक बालक का माता पिता उसके संरक्षक होंगे, विद्यालय में जो अध्यापक होंगे सदस्य होंगे, स्थानीय प्राधिकारी उस वार्ड जिसमें विद्यालय स्थित है निर्वाचित व्यक्ति होंगे, विद्यालय स्थित है उसमें समस्त अन्य निर्वाचित सदस्य होंगे, कार्यकारी समिति का अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य सचिव उक्त समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य सचिव रहेंगे। और उक्त समिति की प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार अब इसकी बैठक होगी। तो ये हमने नियम 3 के बारे में पढ़ा कि एसएमसी की संरचना क्या होगी। उसके बाद देखिए आप लोग कि विद्यालय प्रबंधन समिति की जो कार्यकारिणी समिति, विद्यालय जो प्रबंधन समिति की हमने कार्यकारिणी जो समिति है उसके बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा कि विद्यालय की जो कार्यकारिणी जो समिति होती है उसके अंतर्गत विद्यालय का प्रधानाध्यापक होते हैं, विद्यालय से एक अध्यापक, इसमें प्राथमिकता किसको दी जाती है, महिला जो अध्यापिका होती है उसे इसमें प्राथमिकता दी जाती है। स्थानीय प्राधिकार की उस वार्ड से विद्यालय में से निर्वाचित व्यक्ति होगा, छात्रों के पिता हैं, माता पिता हैं, संरक्षक हैं, विद्यालय जो प्रबंधन समिति है उससे निर्वाचित जो 11 सदस्य होते हैं वो इसकी कार्यकारी समिति के सदस्य होते हैं। तो देखिए आप लोग सबसे पहले विद्यालय प्रबंधन समिति एक कार्यकारी समिति का गठन करेगी, जो एसएमसी है वो कार्यकारी समिति का गठन करेगी। और कार्यकारी समिति की जो बैठक होती है प्रत्येक अमावस्या को की जाती है। क्या क्या कार्य कौन कौन से मिलकर बनेगी, है विद्यालय का प्रधानाध्यापक होंगे, इसमें विद्यालय से एक अध्यापक होगा, महिला अध्यापिका है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, विद्यालय स्थित है उसमें निर्वाचित व्यक्ति होगा, छात्रों के माता पिता संरक्षक में विद्यालय का प्रबंधन समिति द्वारा निर्वाचित जो 11 सदस्य होंगे, इसमें कार्यकारी समिति के शेष सदस्यों द्वारा नामादिष्ट मनोनीत एक स्थानीय शिक्षाविद विद्यालय का छात्र होगा, शिक्षाविद होगा, या जो विद्यालय का छात्र होगा वो इसका सदस्य होगा। राज्य सरकार के द्वारा देखिए कार्यकारी सदस्यों की संख्या में संशोधन करके सदस्यों की संख्या जो है 15 है, तो उसमें सदस्य कितने अपने यहाँ 16 है, जिसमें स्थानीय शिक्षाविद और विद्यालय के छात्र के रूप में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 की गई है। और इनका मनोनयन जो है स्थानीय विधायक द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया है, परंतु कार्यकारी समिति के कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होगी और SC ST जनजाति का समुचित प्रतिनिधित्व भी इसके अंतर्गत किया जाएगा। इसमें कहने का मतलब है कि इसके जो कार्यकारी जो समिति है उसके अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत 16 सदस्य रहने वाले हैं। इसके अंतर्गत जो है 16 सदस्य रहेंगे।
यहाँ पर जो स्थानीय शिक्षाविद और विद्यालय के जो छात्र हैं उनकी संख्या 2 रखी गई है और विधायक के द्वारा वो मनोनीत किए जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर जो कार्यकारी जो हमारी जो समिति रहने वाली है राजस्थान में, उसके अंदर सदस्य जो रहेंगे 16 रहेंगे। महिलाएं जो रहेगी 50% रहेगी, गणपूर्ति इसकी 33% रहती है। उसके बाद देखिए आप लोग कुल सदस्यों, कार्यकारिणी समिति प्रत्येक मास में कम से कम एक जो बैठक होती है अमावस्या में की जाएगी। इस पर अमावस्या को कार्यकारिणी समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों का 1/3% होगी, मतलब 33% इसकी गणपूर्ति रहती है कार्यकारी समिति की। उसके बाद देखिए आप लोग विद्यालय विकास योजना का तैयार करना। विद्यालय जो RT एक्ट जो है 2009 उसकी धारा 22 के अकॉर्डिंग जो है बात करते हैं हम कि विद्यालय की जो विकास योजनाएं जो हैं, विद्यालय की जो विकास योजना है वो SMC के द्वारा तैयार की जाएगी। ये विद्यालय प्रबंधन समिति जो है उस वित्तीय वर्ष जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया है और वो कम 3 मास पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। और ये जो विकास योजना रहेगी वो 3 वर्षीय योजना होगी। कितनी वर्ष की योजना होगी? 3 वर्षीय योजना रहेगी। इसमें 3 वार्षिक उपयोजनाएं रहेगी, मतलब 3 वर्षीय योजना रहेगी और 3 वार्षिक जो 3 वर्षों की जो वार्षिक उपयोजना इसके अंतर्गत शामिल रहेगी। तो क्या क्या काम किए जाएंगे देखिए विकास योजना के अंतर्गत, मतलब प्रत्येक जो वर्ष में कक्षावार प्रत्येक कक्षा का नामांकन का आकलन किया जाएगा कि क्लास 1 में कितने बच्चे हैं, 2 में कितने हैं, 3 में कितने हैं। तो प्रत्येक वर्ष के अंतर्गत कक्षावार नामांकन का प्राकलन किया जाएगा, उसका निर्धारण किया जाएगा। अनुसूची के दिए गए जो मानकों के अनुरूप 1 से 5 और 6 से 8 में पृथक रूप से, मतलब 1 से 5 और 6 से 8 पृथक रूप से जो अध्यापक की जो आवश्यकता है, भाई इसमें कितने अध्यापक रहने चाहिए और 6 से 8 में कितने अध्यापक रहने चाहिए, विषय अध्यापक रहने चाहिए, उसकी जो आवश्यकता है वो उसका निर्धारण करेगी। अनुसूची में जो दिए गए मानक हैं उनके अनुसार स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का रहेगा, स्कूल में क्या क्या उपकरण आवश्यक हैं, वो विकास योजना के अंतर्गत निर्धारित किए जाएंगे। देखिए आप लोग कि विद्यालय प्रबंधन समिति जो है इस नियम 5 पढ़ रहे हैं, विद्यालय की विकास योजना तैयार करना। जो इसकी धारा 22 है RT एक्ट 2009 की, उसके अकॉर्डिंग विद्यालय प्रबंधन समिति उक्त वित्तीय वर्ष के जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया है अंत से कम 3 मास पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। विद्यालय विकास योजना 3 वर्षीय योजना होगी जिसमें 3 वार्षिक उपयोजनाएं शामिल होगी। क्या क्या योजनाएं होगी देखिए आप लोग इसके अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन होगा। इसमें याद रखिएगा आप लोग, नामांकन रखा जाएगा, इसमें भी कितने बच्चे रहेंगे प्रत्येक कक्षावार उसका निर्धारण होगा, कक्षावार नामांकन। दूसरा, इसके लिए कक्षा 1 और 5 और 6 से 8 के लिए पृथक रूप से अतिरिक्त अध्यापक, जिसके अंतर्गत प्रधानाध्यापक हैं, विषय अध्यापक हैं, अंशकालीन अध्यापक है, अनुदेशक भी, उनकी कितनी कितनी आवश्यकता रहने वाली है वो भी इस विकास योजना में रहेगी। उसके बाद देखिए विद्यालय को अतिरिक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या सुविधाएं करनी है, हमें उपकरण है, क्या क्या भौतिक आवश्यकता रहने वाली है, विकास योजना में रहेगा। वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, हमें वर्ष के अंत में कितने, इस बार पूरे वर्ष में हमें क्या क्या पैसों की आवश्यकता रहने वाली है, वो सब बातें जो हैं विकास योजना के अंतर्गत शामिल की जाती है। उसके बाद देखिए भाग 2 हमने पढ़ लिया है। भाग 2 के अंतर्गत SMC से संबंधित पढ़ लिया, उसमें नियम 3, नियम 4 और नियम 5 हमने पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए भाग जो 3 हैं वो किससे संबंधित हैं? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कानूनी यही है कि भाग 3 जो है किससे संबंधित है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है इससे संबंधित है कि विद्यालय की जो प्रबंधन समिति जो है विशेष प्रशिक्षण की जो अपेक्षा करने वाले जो बालक उनकी पहचान करेगी कि किस बच्चे को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसकी व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी। जो हमारा जो शैक्षिक प्राधिकरण है RSCERT जो है, RT एक्ट 2009 की धारा 29 के अकॉर्डिंग जो है RSCERT जो है हमारा शैक्षिक जो प्राधिकरण है वो किस प्रकार का जो विशेष बच्चे हैं उनके लिए पाठ्यक्रम तैयार करेगी, शिक्षण सामग्री तैयार करेगी। वो सब बातें भाग 3 के अंतर्गत हैं कि विद्यालय की प्रबंधन समिति, याद रखिएगा आप लोग, विद्यालय की जो प्रबंधन समिति है वो विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा करने वाले बालकों की पहचान करेगी। उसके विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था कौन करेगी? SMC। विशेष प्रशिक्षण जो है धारा 29, याद रखिएगा आप लोग कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी किसे माना गया है? RSCERT को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि RT एक्ट 2009 की जो धारा 29 के अंतर्गत शैक्षणिक प्राधिकारी किसे माना गया है? RSCERT को।
द्वारा अनुमोदित विशेष रूप से तैयार की गई आयु के अनुसार शिक्षण सामग्री पर आधारित होगा। ये जो प्रशिक्षण होगा वो RSCRT जो है उसके द्वारा जो निर्धारित जो शिक्षण सामग्री है जो आयु के अकॉर्डिंग बनाई गई है उसके आधार पर ये विशेष प्रशिक्षण होगा। इस प्रशिक्षण की कालावधि 3 माह की न्यूनतम अवधि के लिए होगी और जिसे अधिगम की प्रगति के आवधिक आकलन के आधार पर 2 वर्ष की अधिकतम अवधि तक विस्तारित किया जा सकता है। न्यूनतम अवधि तो 3 माह रहेगी और अधिकतम जो इसका विस्तार हम 2 वर्ष तक कर सकते हैं। तो ये भाग 3 से संबंधित है कि विशेष जो प्रशिक्षण है वो बच्चे को दिया जाएगा। किस बच्चे को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है? जो शैक्षिक प्राधिकरण है हमारा RSCRT वो आयु के अकॉर्डिंग बच्चे के अकॉर्डिंग उसके अनुसार शिक्षण सामग्री तैयार करेगा। इसके बाद देखिए अब लोग जब अपन इसके भाग 3 के बारे में पढ़ लिया हमने, अब भाग 4 के संबंधित चर्चा करेंगे कि भाग 4 में क्या हमने पढ़ा था। भाग 4 के अंतर्गत राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व हैं। भाग 4 के अंतर्गत राज्य सरकार के और स्थानीय प्राधिकारी के क्या क्या कर्तव्य रहने वाले हैं, उनके क्या क्या उत्तरदायित्व रहने वाले हैं। इसमें हम नियम 7, 8 और 9 का अध्ययन करेंगे। नियम जो है 7 क्या है कि आसपास का जो क्षेत्र होगा उसकी क्या क्या सीमाएं हैं। भाई 1 किलोमीटर का जो एरिया होगा उसके अंदर PS स्कूल खोला जाएगा। 2 किलोमीटर का एरिया होगा उसके अंदर UPS स्कूल खोला जाएगा। नियम जो है 8 जो है राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य से संबंधित हैं। नियम जो 9 है स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा बालकों के जो रिकॉर्ड हैं वो अभी ले रखे जाएंगे, इससे संबंधित है। तो अब अपन जो बात करते हैं देखिए अब लोग कि जो भाग जो 4 है इसका जो भाग 4 है वो राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य उत्तरदायित्व संबंधित हैं। तो नियम जो 7 हैं वो नियम जो 7 हैं आसपास का क्षेत्र उसकी सीमा से संबंधित है। नियम 8 जो है राज्य सरकार और इसके प्रधान प्राधिकारी स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य हैं और नियम जो 9 है वो स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा बालकों के रिकॉर्ड से संबंधित रहे। तो पहला जो नियम है 7, नियम जो 7 है वो आसपास के क्षेत्र की बात करता है कि राज्य सरकार के द्वारा आसपास का क्षेत्र जिसके भीतर कोई विद्यालय स्थापित करना है उसकी सीमाएं होगी। 1 से 5 का जो विद्यालय होगा वह 1 किलोमीटर के एरिया में होगा और 6 से 8 का जो विद्यालय है वो 2 किलोमीटर के एरिया के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा आप लोग कि 1 किलोमीटर के एरिया के अंतर्गत जहाँ बच्चा आराम से पैदल जा सकता हो विद्यालय वो वहाँ PS स्कूल होगा और 2 किलोमीटर आराम से जब बच्चा पैदल जा सकता हो आराम से तो वह 6 से 8 का विद्यालय स्थापित किया जाएगा। उसके बाद देखिए नियम 8 क्या कहता है। राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के क्या क्या उत्तरदायित्व रहने वाले हैं कि प्रत्येक बालक जो है निःशुल्क शिक्षा और विशेष रूप से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सहायक सामग्री है उसको प्राप्त करने का हकदार रहेगा। धारा 12 और धारा 3 के अनुसार मतलब प्रत्येक जो बच्चा है वह निःशुल्क शिक्षा और विशेष रूप से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और सहायक सामग्री का प्राप्त करने का हकदार रहेगा। उसके बाद देखिए निःशक्त बालक विशेष अधिगम और सहायक सामग्री का भी हकदार होगा। 2021 में किए गए संशोधन के तहत सरकारी विद्यालय में बालकों को निःशुल्क यूनिफॉर्म भी दी जाएगी। जो निःशुल्क यूनिफॉर्म का जो प्रावधान है वो 2021 में संशोधन किया गया। इसमें बच्चों को निःशुल्क जो है यूनिफॉर्म, जब निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है तो सब चीज़ निःशुल्क रहनी चाहिए। बुक्स निःशुल्क दे रहे हैं अपन तो अपन उनको ड्रेस की भी व्यवस्था करेंगे। तो 2021 में इस प्रकार का प्रावधान किया गया कि बच्चों को ड्रेस भी दी जाएगी। तो राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का जो उत्तरदायित्व होगा कि बच्चे को निःशुल्क शिक्षा और विशेष रूप से निःशुल्क जो पाठ्य पुस्तक है सहायक सामग्री वो दी जाएगी। निःशक्तजन जो बच्चा है उसे अधिगम और जो सहायक सामग्री है उस दी जाएगी। उसके बाद दूसरी बात है कि 2021 के अंतर्गत इसके अंतर्गत निःशुल्क यूनिफॉर्म का भी प्रावधान किया गया है। भाई निःशुल्क यूनिफॉर्म भी बच्चों को दी जाएगी। आसपास की स्कूल निर्धारित करने तथा स्थापित करने हेतु राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय मैपिंग की योजना तैयार करेगा और निम्नलिखित बच्चों की पहचान करेगा। कौन से बच्चे? दूरस्थ क्षेत्र के कितने बच्चे हैं हमारे पास, निःशक्त जो बच्चे हैं CWSN,
अलाभप्रद समूह के बालक कितने हैं? अलाभ समूह का जो बच्चा था, अलाभप्रद जो बच्चा है उसमें हमने SC ST के बच्चे हैं, HIV और कैंसर से पीड़ित माता पिताओं के बच्चे हैं, निःशक्तजन बच्चे हैं, वो किस में आएंगे? अलाभ समूह के अंतर्गत आएंगे। कमजोर वर्ग के बालक जिनके माता पिता जो हैं उनकी आय जो है वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार की जो बच्चे हैं उनकी पहचान किसके द्वारा की जाएगी? स्थानीय प्राधिकारी और राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। इसका जो नियम 9 है वह स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा बालकों के रिकॉर्ड का जो अभिलेख है उनको सुरक्षित रखना। स्थानीय प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन सभी बालकों का जो CTS सर्वे है, जो हमारा CTS सर्वे जो चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे होता है, जो घर घर जाके घरेलू सर्वेक्षण करते हैं, उनका बच्चा जब जन्म किसी गांव विद्यालय में क्षेत्र का जिसमें विद्यालय है उस गांव के अंदर का जो बच्चा जन्म लेता है उससे 14 वर्ष की आयु तक उसका पूरा एक रिकॉर्ड रखा जाता है। CTS सर्वे होता है, घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से जन्म से 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा। इसे जो CTS जो सर्वे होता है उसके अकॉर्डिंग जो बच्चा जो होता है आंगनबाड़ी में प्रवेश लेता है, आंगनबाड़ी में प्रवेश लेने के बाद वो विद्यालय में आता है और विद्यालय से जब तक वो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर लेता तब तक उस बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर नियम 9 के अंतर्गत आता है। तो हमने नियम 9 के बारे में पढ़ लिया, भाग 4 के बारे में पढ़ लिया। अब हम जो है भाग 5 के बारे में बात करेंगे कि भाग 5 क्या है, विद्यालय और अध्यापकों के क्या क्या उत्तरदायित्व हैं। इसमें नियम जो हम 10 के बारे में पढ़ेंगे कि नियम जो 10 हैं और किससे रिलेटेड है। नियम 10 जो है कमजोर वर्ग अलाभप्रद समूह के बच्चों से संबंधित है। नियम जो 11 है राज्य सरकार के द्वारा प्रति बालक जो कितनी फीस दी जा रही है उससे संबंधित बात करेंगे। नियम 12 जो आयु के सबूत जो क्या क्या रहेंगे उससे बात करेंगे। प्रवेश के लिए जो वर्ष भर जो इसकी कालावधि है, कितने मतलब साल भर में हम प्रवेश कब तक दे सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग जो सेशन हो गया उसके 6 माह तक हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं। विद्यालयों को मान्यता की बात करेंगे इसमें नियम 14 के अंतर्गत कि जो विद्यालय की जो मान्यता है मानक क्या रहने वाले हैं। विद्यालयों की जो मान्यता है वापस ली जा सकती है, इससे संबंधित नियम 15 के अंदर बात करेंगे। तो जो हमारा जो भाग 5 है वो विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व से संबंधित रहने वाला है। जो नियम 10 हैं देखिए आप लोग, नियम 10 के अंतर्गत जो नियम 10 है भाग 5 के अंतर्गत जो नियम है उसमें देखिए आप लोग 10 वाला नियम जो है कमजोर वर्ग अलाभप्रद समूह के बालकों के प्रवेश से संबंधित बात करता है। नियम जो 11 है राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति, भाई कितने बच्चे हैं उनके हिसाब से पैसा दिया जाना है। वर्ष में 2 बार पैसा दिया जाता है, अक्टूबर के महीने में और जून के महीने में। जो RT एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं 25% जो निजी विद्यालयों के अंतर्गत जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनको एडमिशन दिया जाता है। आयु के सबूत के लिए दस्तावेज जो जन्म प्रमाण पत्र होता है, यदि बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो जैसे वो आंगनबाड़ी का प्रमाण पत्र ला सकता है, अस्पताल का प्रमाण पत्र ला सकता है, ANM के द्वारा जारी किया गया ला सकता है, वो भी इसका सबूत माना जाएगा। प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि, जैसे सत्र प्रारंभ होता है तो 6 माह तक हम बच्चे को एडमिशन दे सकते हैं और जब बच्चा बीच में आता है तो उसको क्लास अनुरूप करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। नियम विद्यालय की मान्यता की बात करेंगे, भाई विद्यालय के जो मानक और मानक क्या रहने वाले हैं। मान्यता प्राप्त विद्यालय ही संचालित होंगे। उसके बाद विद्यालय की मान्यता अगर कुछ मानक पूरा नहीं करता विद्यालय तो उसकी मान्यता वापस ली जा सकती है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग ये नियम 10 के अंतर्गत बात करते हैं कि कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालक। कमजोर वर्ग बता दिया मैंने आपको, जिनके माता पिता की आय 2.5 लाख रुपए से कम होती है वो कमजोर वर्ग का बालक होगा। और जिनके माता और जो हमारे SC ST के बच्चे हैं, OBC के बच्चे हैं, HIV और कैंसर पीड़ित जो बच्चे माता पिताओं के जो बच्चे हैं, निःशक्तजन बच्चे हैं, वो अलाभप्रद समूह के अंतर्गत आएंगे। तो याद रखिएगा आप लोग, निजी विद्यालय हों या खास श्रेणी के विद्यालय हों जिनमें धारा 22 के अधीन निर्बल और असुविधा समूह ग्रस्त जो समूह के जो बच्चे होते हैं उनको प्रवेश दिया जाता है। कितने प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिया जाता है याद कीजिएगा। आप लोग उस समय समझाया था कि आप लोगों को बताया था मैंने कि 25% जो सीटें होती हैं उसके अंतर्गत RT के अंतर्गत एडमिशन जो दिया जाता है कमजोर वर्ग के बच्चों को, और अलाभप्रद जो समूह है उसके बच्चों को 25% सीटों पे क्या दिया जाता है, एडमिशन दिया जाता है। तो ये सुनिश्चित करेंगे कि इन बालकों को कक्षा के अन्य बालकों के समान शिक्षा दी जाए। ऐसा नहीं है कि इन 25% बालकों के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाए। जो बच्चे पैसे दे रहे हैं उनको उनके लिए एक अच्छे अध्यापक लगाए दिए जाएँ, और ये बच्चे जो हैं इनको अपन 25% सीटों पर एडमिशन दे रहे हैं तो इनके लिए अलग क्लासरूम बना दिया जाए। इनके लिए जो दूसरे बच्चे हैं वो अधिक फीस दे रहे हैं उनसे कम सुविधाएं इनके लिए दी जाए।
इनके लिए अलग क्लासरूम बना दिए जाए, दूसरे टीचर इनको पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसा विद्यालय के अंतर्गत सुविधा है और बच्चों के लिए जो फीस का भुगतान कर रहे हैं वही सुविधाएं इन बच्चों को, मूलभूत सुविधाएं हैं वो इन बच्चों को मिलने वाली रहेगी। देखिए निजी और खास श्रेणी के विद्यालय जिनमें धारा 12 के अधीन निर्बल और असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को प्रवेश दिया गया है, कितने % बच्चों को दिया जाता है? 25% बच्चों को सीटों को पर एडमिशन दिया जाता है प्रथम कक्षा से। ये सुनिश्चित करेंगे कि बालक को कक्षा के अन्य बालकों के समान शिक्षा दी जाएगी। इन बालकों के साथ पाठ्य पुस्तकें, इनकी ड्रेस है, ICT सुविधाएं, खेलकूद में भेदभाव नहीं किया जाएगा। धारा 12 के अंतर्गत आसपास का क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? देखिए कि जब इसके जो फॉर्म भरे जाते हैं तो याद रखना आप लोग कि आसपास का जो क्षेत्र वो होगा जिसके अंतर्गत विद्यालय स्थित है। तो जब इनके बच्चों के जो फॉर्म आते हैं, अगर इन बच्चों के जो फॉर्म आ रहे हैं अगर ज़्यादा आ जाते हैं सीटों से, तो प्राथमिकता जो होगी वह उस क्षेत्र के बच्चों को दी जाएगी, न कि अन्य क्षेत्र के बच्चों को। तो उससे रिगार्डिंग बात है कि धारा 12 के अंतर्गत आसपास का क्षेत्र से तात्पर्य ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, यथास्थिति नगर निगम जिसके भीतर विद्यालय स्थित है वो उसकी भौगोलिक सीमा होगी। देखो, परंतु यदि विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदनों की संख्या जो है, आवेदन की जो संख्या है वो आरक्षित जो वर्ग हैं, आरक्षित जो स्थान दे रखे हैं, भाई सीट है 25% तो से अधिक प्राप्त हो जाते हैं, तो वरीयता उस गांव, नगर पालिका, वार्ड जिसमें विद्यालय स्थित है उसके बालकों को दी जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यदि आवेदन की जो संख्या है वो ज्यादा प्राप्त हो जाती है तो प्राथमिकता किसे दी जाएगी? उस विद्यालय के क्षेत्र का जो बालक हैं, जो हम जिसकी भौगोलिक सीमा हमने बताई कि उस गांव का बच्चा हो, उस नगर का, नगर पालिका का हो, उस वार्ड का जो बच्चा है उसे एडमिशन में प्राथमिकता दी जाएगी जब आवेदन अधिक प्राप्त होते हैं। बालक का प्रवेश लॉटरी के द्वारा, ड्रॉ के द्वारा किया जाएगा। प्रवेश के समय किसी भी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा, मतलब बच्चे से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। आपको याद कीजिए RT 2009 में मैंने पढ़ाया था कि उसकी जो धारा 13 है उसके अकॉर्डिंग यदि कोई विद्यालय जो है बच्चे से कैपिटेशन शुल्क किसी प्रकार का पैसा लेता है तो उससे 10 गुना पैसा उस विद्यालय को जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि माता पिता या बच्चे का साक्षात्कार लेता है, मतलब स्क्रीनिंग प्रोसेस या अनुवीक्षण प्रक्रिया होती है, तो उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना और ये 50,000 रुपये का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। तो यहाँ प्रवेश के समय किसी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क और अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन बच्चे को नहीं रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा आप लोग कि धारा 12 के अंतर्गत जो क्षेत्र है उसका जो बच्चा है उसे ही प्राथमिकता दी जाएगी। नियम जो 11 है, देखिए राज्य सरकार के द्वारा प्रति बालक का व्यय प्रतिपूर्ति, जो बच्चे का जो 25% सीटों पर बच्चे का जो एडमिशन हुआ है उसकी प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार जो करेगी वह किसके द्वारा करेगी? राज्य स्तरीय एक कमेटी का निर्धारण करेगी। वो कमेटी क्या करेगी? प्रति बालक जो व्यय है वो उसका निर्धारण करेगी। राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय जो कमेटी होती है, जो सचिव स्तर की जो कमेटी होगी, वह प्रतिवर्ष प्रति बालक का व्यय निर्धारित करेगी। याद रखना कि राज्य सरकार के द्वारा गठित जो है राज्य स्तरीय जो समिति होती है वो प्रतिवर्ष प्रति बालक व्यय का निर्धारण करेगी। जो सचिव स्तर होते हैं, शिक्षा सचिव के स्तर से गठित समिति होती है ये जो प्रति बालक का व्यय का निर्धारण करेगी। देखो, सभी सरकारी विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा पर कुल आवर्ती खर्चों को इन विद्यालयों में नामांकित कुल बालकों से विभाजित करने पर जो प्राप्त राशि जो होती है वह खर्च प्रति बालक व्यय के होगी। अर्थात प्रति बालक व्यय कैसे निकालेंगे? सभी विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा पर आवर्ती खर्चे कितने हो रहे हैं और नामांकित बालकों की संख्या कितनी है, इसके द्वारा हम प्रति बालक का व्यय निकाल लेंगे। भाई प्रत्येक बच्चे पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, मतलब प्रारंभिक शिक्षा के जो आवर्ती खर्चे हो रहे हैं वो कितने हैं। और आवर्ती खर्चे बताए मैंने जो पहले से निर्धारित होते हैं, जैसे बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, भूमि, इसका भवन का किराया कितना है, अध्यापकों को कितना पेमेंट दिया जा रहा है, ये सब क्या होते हैं? जो आवर्ती खर्चे होते हैं। तो जितना भी वर्ष में जो खर्चा हो रहा है विद्यालय का और उसमें जो नामांकित बच्चे हैं उसका भाग देकर प्रति बालक व्यय निकाल लिया जाता है। और वर्ष में 2 बार शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है, एक तो अक्टूबर के महीने में और एक जून के महीने में। याद रखिएगा आप लोग कि 2 बार जो है शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है, एक तो अक्टूबर के अंतर्गत और जून के महीने के अंतर्गत। उसके बाद देखिए
नियम 12 जो है आयु के सबूत के लिए दस्तावेज की बात करता है कि आयु का जो सबूत है वो क्या क्या रहने वाला है। वैसे तो आपको सबको पता है कि जन्म जो प्रमाण पत्र होता है वह आयु का सबूत माना गया है, लेकिन अगर कोई बच्चा है उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? उसके एडमिशन आंगनबाड़ी का जो अभिलेख होगा उसके रिकॉर्ड के आधार पर मिल सकता है। माता पिता ये जो संरक्षक हैं वो उसका आयु का एक घोषणा पत्र दे सकते हैं, उससे उसका एडमिशन मिल सकता है। अस्पताल हैं जो ANM वगैरह हैं उसके रजिस्टर में बच्चे का रिकॉर्ड रखा होता है, उसके रिकॉर्ड से भी बच्चे को एडमिशन दिया जा सकता है। तो उससे संबंधित बात यहाँ करेंगे। आयु के सबूत के लिए देखिए, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण जो अधिनियम है 1969, याद रखिएगा आप लोग, 1969 का जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम है, उसके अधीन बनाए गए जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित दस्तावेजों में से भी एक विद्यालय में प्रवेश के लिए बालक की आयु का सबूत समझा जाएगा। अगर उसके पास जो है जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत जो जन्म प्रमाण पत्र बनते हैं, अगर वो नहीं है बच्चे के पास तो उसे विद्यालय में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। अस्पताल और सहायक नर्स दाई का जो रजिस्टर है उससे जो रिकॉर्ड होगा उससे एडमिशन दिया जा सकता है। आंगनबाड़ी के रिकॉर्ड से, माता पिता या जो है उसके संरक्षक को घोषणा पत्र होगा उनका, उससे भी बच्चे को एडमिशन दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उस बच्चे को हम विद्यालय में एडमिशन नहीं देंगे। प्रवेश के लिए जो अवधि रहेगी वर्ष भर में वो 6 माह तक रहेगी। ध्यान रखना आप लोग कि जब से विद्यालय प्रारंभ हुआ है शैक्षणिक सत्र उसके 6 माह तक अपन बच्चे को एडमिशन दे सकते हैं। और विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है तो प्रधानाध्यापक द्वारा निर्धारित विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अध्ययन पूरा करने के लिए पात्र होगा। अब बच्चा, स्कूल तो चल रहा है जुलाई से, अब बच्चा आ रहा है जनवरी के अंतर्गत या दिसंबर के अंतर्गत आ रहा है तो 5 महीने बच्चा लेट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि उसका जो कोर्स छूटा हुआ है वो नहीं कराया जाएगा। बच्चे को कक्षा अनुरूप विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसको उस कक्षा के स्तर तक लाया जाएगा। ये प्रधानाध्यापक द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि उसे विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। उसके बाद आता है, देखो विद्यालयों को मान्यता से संबंधित बात करते हैं अपन कि विद्यालयों की मान्यता। नियम 14 है कि केंद्र सरकार जो है और राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित उनके नियंत्रण में और स्वामित्व वाली विद्यालय हैं से कोई भिन्न विद्यालय, मतलब सरकारी विद्यालयों के अतिरिक्त कोई विद्यालय हैं जो गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम 1989, मतलब प्राइवेट स्कूल की बात कर रही है। याद रख लेगा, गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 के अधीन मान्यता प्राप्त किए बिना स्थापित नहीं किया जा सकता। हमने RT एक्ट 2009 की जो धारा 18 और 19 में वहाँ पढ़ा था कि कोई विद्यालय जो हैं वो बिना मान्यता के नहीं खोले जाएगा। राज्य सरकार जो एक सर्टिफिकेट जारी करेगी उसके बाद ही वो विद्यालय संचालित होगा। तो धारा 18 वहाँ पढ़ी थी, याद रखेगा आप लोग। उसके बाद यहाँ धारा 14 है, इसके अंदर बता रहा है कि कोई निजी विद्यालय जो हैं वो गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 के अधीन मान्यता प्राप्त किए बिना स्थापित नहीं किया जा सकता। अगर विद्यालय संचालित हो जाता है तो याद है ना आप लोगों को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपये फाइन जमा करना पड़ता है। उसके बाद है विद्यालय की मान्यता वापस लेना, तो वही अधिनियम है कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम 1989 और 1992 में संशोधित अधिनियम उन संख्या के अधीन मान्यता मंजूरी उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी भी समय वापस ली जा सकती है। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई विद्यालय जो है जो 1989 का जो रूल्स हैं उस रूल्स में जो मानक और मानक निर्धारित किए गए हैं अगर उनका पालन नहीं करता तो उसकी मान्यता वापस ली जा सकती है। तो हमने 5 भाग जो हैं इसके यहाँ पर अध्ययन किए हैं कि 5 भाग के अंतर्गत हमने जो विद्यालय हैं और हमारे जो स्थानीय प्राधिकारी और राज्य सरकार के क्या क्या कर्तव्य रहने वाले हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम भाग 6 के बारे में अध्ययन करेंगे। इंपॉर्टेंट है भाग 6 क्योंकि ये अध्यापक से संबंधित हैं। इसके अंतर्गत 16 से लेकर 21 तक के नियम यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत भाग 6 के अंतर्गत सबसे पहला है नियम 16 क्या कहता है, न्यूनतम अर्हता, मतलब क्या योग्यता रहने वाली है, अध्यापक जो बनेंगे उनकी क्या क्या योग्यता रहेगी। नियम 17 जो है न्यूनतम योग्यता में शिथिलीकरण, भाई न्यूनतम योग्यता नहीं है तो इसे शिथिलता दी जा सकती है 17 में। नियम 18 है न्यूनतम योग्यता अर्जित करना। नियम 19 के में अध्यापकों के वेतन से संबंधित है, भत्ते से संबंधित है, उनकी जो कंडीशन क्या क्या रहने वाली है। नियम
20 में शिक्षक का क्या दायित्व होगा। नियम 21 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रहने वाला है। इससे संबंधित जो बात है हम भाग 6 के अंतर्गत करेंगे कि भाग 6 संबंध किससे, अध्यापक से। तो इसमें नियम 16 का संबंध किससे, याद रखिएगा आप लोग, नियम 16 का जो संबंध है वो किससे है, शिक्षकों की न्यूनतम अर्हता और योग्यता क्या रहने वाली है। नियम 17 न्यूनतम योग्यता में अगर प्राप्त नहीं की है तो उसमें कितने समय का शिथिलीकरण है। नियम 18 में न्यूनतम योग्यता अर्जित करना है। नियम 19 में अध्यापकों के वेतन भत्ते से संबंधित नियम है। 20 में शिक्षक का दायित्व है। नियम 21 में छात्र शिक्षक का क्या अनुपात रहने वाला है। तो ये सब जो बातें हैं हम भाग 6 के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए नियम 16 क्या कह रहा है कि न्यूनतम अर्हता योग्यता। देखो केंद्र सरकार जो है उसकी अधिनियम जो है धारा जो 23 है, आरटी एक्ट की जो धारा 23 है, उसके शैक्षिक जो प्राधिकारी है, शैक्षणिक जो प्राधिकारी है वह NCTE याद है आपको, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, उसके द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता समस्त विद्यालयों पर लागू होगी। ऐसी अर्हता नहीं रखने वाला शिक्षक नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। वापस समझा रहा हूं मैं कि केंद्र सरकार का जो आरटी एक्ट 2009 है उसकी जो धारा 23 है, उसके धारा 23 के अंतर्गत जो धारा 23 है उसमें टीचर जो एजुकेशन का जो प्राधिकरण है वो NCTE को बनाया गया है और NCTE के द्वारा जो न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की गई हैं, यदि अगर शिक्षक ये पूरी नहीं करता है तो वो नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ये किसके अंतर्गत है, नियम 16 के अंतर्गत। नियम 17 में न्यूनतम योग्यता में शिथिलीकरण, इसका मतलब क्या होगा, देखो न्यूनतम योग्यता में शिथिलीकरण क्या है, यदि राज्य के पास अध्यापक शिक्षण में पाठ्यक्रम और शिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त संस्थाएं नहीं है राज्य के पास, तो न्यूनतम अर्हता रखने वाले व्यक्ति अध्यापकों की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से न्यूनतम अर्हता शिथिल करने के लिए अनुरोध कर सकती है। भाई यो योग्यताएं हैं आपके मानक के अनुसार, हमारे यहाँ के जो अध्यापक हैं वो इस योग्यता को मानक को पूर्ण नहीं कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा शिथिलीकरण दीजिए। तो राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार से न्यूनतम अर्हताओं को शिथिल करने का अनुरोध कर सकती है। जैसे कि आप लोगों को पता हो कि जैसे जो रीड में सभी के लिए 60% है, कुछ विशेष वर्ग के लिए छूट दी गई है, 5% की छूट दी गई ओबीसी के लिए, ST SC के लिए, जैसा भी उसमें प्रावधान है। इस प्रकार जो है राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार से न्यूनतम अर्हता के शिथिलीकरण के लिए अनुरोध कर सकती है। तो 16 में समझ में आ गया, अब न्यूनतम अर्हता NCTE निर्धारित करेगी। 17 में क्या करेगी, राज्य सरकार जो है वह अनुरोध कर सकती है कि भाई इसमें शिथिलीकरण दिया जाए अर्हता के अंतर्गत। उसके बाद आता है कि नियम 18 क्या कहता है, देखो न्यूनतम योग्यता अर्जित करना, न्यूनतम योग्यता अर्जित करना। तो विद्यालयों के शिक्षकों के पास न्यूनतम योग्यता धारा 23 के अकॉर्डिंग नहीं होने की स्थिति में राज्य उन्हें 5 वर्ष के भीतर योग्यता अर्जित करने के हेतु अध्यापक शिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, यदि विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक नियुक्त हैं और उसके पास न्यूनतम योग्यता नहीं है धारा 23 के अकॉर्डिंग, कुछ पहले शिक्षक ऐसे लग चुके थे उनको जो परमानेंट किया गया तो उनके पास ये योग्यता नहीं थी जो धारा 23 के अकॉर्डिंग थी, तो सरकार ने क्या कहा कि आप 5 साल के अंतर्गत क्या करो, ये योग्यता अर्जित कर लो। और अभी उसका संशोधन हो चुका है, उसमें शिथिलीकरण का 4 वर्ष कर दिया गया है, पहले 5 वर्ष था अब 4 वर्ष कर दिया गया है, याद रखना हम लोग। नियम 19 क्या है, अध्यापकों के वेतन भत्ते और सेवा जो नियम है, जो RSR जो हमारा है सेवा नियम का है, RSR रूल्स है राजस्थान के 1971 उसके अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। राजस्थान पंचायत राज नियम जो 1996 का है, प्रबोधक जो नियम है 1996 के, उनके अकॉर्डिंग है अध्यापकों के वेतन भत्ते और रहने वाले हैं। उसके बाद नियम जो 20 हैं उसके अंतर्गत क्या है, देखो अध्यापकों के शिक्षकों के दायित्व बताए गए हैं। क्या क्या दायित्व बताए हैं, जो RT एक्ट हमने 2009 पढ़ा था उसमें धारा 24 में भी हमने इसके बारे में बात करी थी कि शिक्षकों के क्या क्या कर्तव्य रहेंगे, क्या क्या कर्तव्य रहेंगे। याद है आप लोगों को, पाठ्यक्रम विद्यालय समय पर आना और पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करना, बच्चों की जो प्रगति है उनके माता पिता के साथ शेयर करना, ये सब जो बातें हैं वो किसकी कर्तव्य किसके रहने वाले हैं, शिक्षकों के रहने वाले हैं। उसके अलावा भी जैसे शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना है, पाठ्यक्रम का निर्माण करना, उसका विकास करना, उसके मॉड्यूल उसके अकॉर्डिंग जो है पढ़ाई कराना, ये सब कर्तव्य शिक्षकों के रहने वाले हैं। उसके बाद देखिए शिक्षक छात्र अनुपात, शिक्षक छात्र अनुपात जो है वो
प्रत्येक जो विद्यालय है उसको 3 माह के अंतर्गत इस छात्र शिक्षक अनुपात को पूर्ण करना रहता है कि भाई राज्य सरकार जो है स्वीकृत जितने पद होते हैं विद्यालय में बच्चों के अकॉर्डिंग उसे प्रत्येक जो है छात्र और शिक्षक अनुपात जो है वो पूर्ण करें। इससे संबंधित बात रहेगी भाई 30 बच्चों पे एक टीचर रहेगा, 35 पे एक टीचर रहेगा। इस प्रकार जो है छात्र शिक्षक अनुपात का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर किया जाएगा। देखिए आप लोग थोड़ा इसको विस्तृत पढ़ते हैं। अब नियम 16 क्या है, अभी समझा दिया मैंने आप लोगों को। नियम 16 कि केंद्र सरकार के द्वारा अधिनियम की धारा 23, याद रखिएगा, अधिसूची जो शैक्षणिक प्राधिकारी NCTE याद रखना ना, अब NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। और शैक्षणिक प्राधिकारी कौन है, RSCRT धारा 29 के अकॉर्डिंग, और धारा 23 के अकॉर्डिंग जो है टीचर एजुकेशन का प्राधिकरण कौन होगा, NCT। इसके द्वारा जो न्यूनतम अर्हता रखी गई है वो विद्यालयों पर लागू होगी, और अगर योग्यता नहीं रखता है तो शिक्षक नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। उसके बाद देखिए आप लोग नियम 17 क्या कह रहा है, न्यूनतम अर्हता का शिथिलीकरण। अगर राज्य के पास अध्यापक शिक्षण में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त संस्थान नहीं है तो न्यूनतम अर्हता रखने वाले व्यक्ति अध्यापक की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने के लिए शिथिल के लिए अनुरोध कर सकती है। राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार से शिथिलन का अनुरोध कर सकती है। अध्यापक जो है उसके बाद न्यूनतम अर्हता नहीं होने पर शिथिलीकरण की अधिसूचना के बिना विद्यालय में नियुक्ति नहीं किया जाएगा उसको। उसके बाद है नियम 18। नियम 18 जो है किससे संबंधित है, न्यूनतम अर्हता को अर्जित करना। विद्यालय को शिक्षकों के पास न्यूनतम योग्यता जो है नहीं होने पर 5 वर्ष के भीतर उसको ये योग्यता हासिल करनी होगी। और वर्तमान में कितना समय है, 4 वर्ष का शिथिलीकरण, 4 वर्ष के अंतर्गत उसको योग्यता हासिल करनी होती है। अध्यापकों को जो वेतन है RSRT जो नियम है हमारा उसके 1971 और पंचायत राज का जो नियम है 1996 के अकॉर्डिंग अध्यापकों के वेतन भत्ते रहने वाले हैं। उसके बाद अध्यापकों द्वारा जो क्या क्या कार्य किए जाएंगे, धारा जो 24 है RT एक्ट की उसके में जो कर्तव्य बताए गए हैं वो कर्तव्य जो है वो शिक्षकों को पालन करने होंगे। धारा 29 में अपेक्षाओं की पूर्ति तो अध्यापक एक फाइल रखेगा, प्रत्येक बालक का संचय अभिलेख रखेगा। धारा 30(2) के तहत प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर बच्चे का प्रमाण पत्र उसका आधार होगा। धारा 24 में उल्लेखित कर्तव्य के अतिरिक्त शिक्षक जो है प्रशिक्षणों में भाग लेगा। पाठ्यचर्या निर्माण, पाठ्यक्रम का विकास, प्रशिक्षण मॉड्यूल और पाठ्य पुस्तक विकास में वो भाग लेगा। तो ये जो कर्तव्य किसके हैं, शिक्षक के रहने वाले हैं। नियम 21 में देखो, प्रत्येक विद्यालय में छात्र अध्यापक अनुपात बनाए रखना। एक विद्यालय में शिक्षकों की स्वीकृत संख्या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाएगी। अभी समझाया था मैंने कि विद्यालय के अंदर जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अधिसूचना के 3 माह के भीतर इसमें लिखित स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या वाले विद्यालयों के अध्यापकों की पुनः तैनाती की जाएगी। जैसे कि किसी विद्यालय के अंतर्गत जो है टीचर जो है ज़्यादा हो रहे हैं तो उन्हें दूसरी विद्यालय के अंतर्गत तैनात किया जाएगा, दूसरे विद्यालय के अंतर्गत भेजा जाएगा, क्योंकि छात्र और शिक्षक का अनुपात जो है रहना चाहिए। देखो, राज्य सरकार वो स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण प्रत्येक विद्यालय के अध्यापकों की आवश्यकता पूर्व शैक्षणिक सत्र में अंतिम योगात्मक मूल्यांकन में सम्मिलित छात्रों की संख्या के आधार पर की जाती है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा के अंतर्गत, ये पूछा जा चुका है कि जो संख्या है वो अंतिम योगात्मक मूल्यांकन, जो लास्ट सेमेस्टिव असेसमेंट जो है अंतिम योगात्मक मूल्यांकन, उसमें सम्मिलित छात्रों की संख्या के आधार पर छात्र शिक्षक का अनुपात रहेगा। इसके बाद देखिए आप लोग, हमने भाग 6 के बारे में पढ़ा, अध्यापक से संबंधित बातें पढ़ ली कि अध्यापक जो हैं उसके क्या क्या कर्तव्य रहने वाले हैं। अब हम बात करेंगे भाग 7 से संबंधित, वो है पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना। पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूर्ण होना जो है भाग 7 के अंतर्गत है। इसमें बात करेंगे अपन नियम जो है 22 जो है इसका शैक्षणिक प्राधिकारी से संबंधित बात करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम जो है बात कर चुके हैं कि नियम 21 से संबंधित बात कर चुके हैं पहले हम। अब भाग जो 7 होगा उसमें पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा करने संबंधित बात है। उसमें नियम 22 जो है शैक्षणिक प्राधिकारी के बारे में बात करेंगे। शैक्षणिक प्राधिकारी कौन होगा, हमारे यहाँ जो है RSCRT जो है वो शैक्षणिक प्राधिकारी रहेगी। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान धारा 29 के प्रयोजन के लिए शैक्षणिक प्राधिकारी होगी। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आ सकता है परीक्षा के अंतर्गत कि शैक्षणिक प्राधिकारी जो है राजस्थान की कौन है, RSCRT है। पहले इसका नाम SIERT था,
जो 14 अगस्त 14/8/2018 को या 14 अगस्त 2018 को इसका नाम RSCRT कर दिया गया था। तो देखिए आप लोग, बात करते हैं हम इसके बारे में कि भाग 7 पाठ्यचर्या प्रारंभिक शिक्षा का पूर्ण होने से संबंधित है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान SIERT धारा 29 के प्रयोजन के लिए शैक्षणिक प्राधिकारी होगी। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए कि शैक्षणिक प्राधिकारी कौन होगा, वो है RSCRT। और टीचर एजुकेशन का प्राधिकरण कौन सा होगा, NCT धारा 23 के अकॉर्डिंग। तो 14 अगस्त 2018 वेरी मोस्ट डेट है, याद रखिएगा 14/8/18 14 अगस्त 2018 को SIERT का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, RSCRT। और RSCRT कहाँ पर स्थापित है, इसका मुख्यालय उदयपुर के अंतर्गत, याद है ना आप लोगों को। उसके बाद देखिए, पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया बनाते समय शैक्षणिक जो प्राधिकार है हमारा RSCRT सुसंगत और आयु अनुरूप पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक के अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करेगा। जो बच्चे की आयु है और उसकी सुसंगत और आयु के अनुरूप पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक निर्माण करना किसका काम है, RSCRT का। जो सेवाकालीन अध्यापक हैं, जो इन सर्विस हैं, उनके प्रशिक्षण के मॉड्यूल का विकास करेगा। CCE का मूल्यांकन मार्गदर्शन सिद्धांत तैयार करेगा। ये सब किसका कार्य होगा, RSCRT का। याद रखें आप लोग, पाठ्यचर्या और जो प्रारंभिक शिक्षा का पूर्ण होना भाग 7 में जो नियम इसका 22 है वो शैक्षणिक प्राधिकारी की बात करता है। उसमें RSCRT की भूमिका है कि RSCRT जो है सुसंगत और आयु अनुरूप पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करेगा और जो इन सर्विस जो टीचर हैं उनके प्रशिक्षण के लिए भी मॉड्यूल तैयार करेगा। ये बात किसमें है, नियम 22 के अंतर्गत। और नियम जो इसका जो 23 है वो रिलेटेड है प्रमाण पत्र प्रदान करना। मतलब प्रारंभिक शिक्षा बच्चे ने पूर्ण कर ली तो उसको 1 माह के भीतर क्या होगा, प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस प्रमाण पत्र का आधार जो है अंतिम योगात्मक मूल्यांकन रहेगा। और प्रमाण पत्र ये प्रमाणित करता है कि बालक ने समस्त पाठ्यक्रम को पूर्ण कर लिया है, कि बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद क्या जारी किया जाएगा, प्रमाण पत्र। तो नियम जो 23 है वो किससे संबंधित है, प्रमाण पत्र प्रदान करने से संबंधित है। देखिए आप लोग, प्रारंभिक शिक्षा जो पूर्ण हो रही है बच्चे की, तो प्रारंभिक शिक्षा की पूरा होने पर इंपॉर्टेंट है 1 माह के भीतर विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी किया जाएगा। इस प्रमाण पत्र का आधार याद रखा क्या रहेगा, अंतिम योगात्मक मूल्यांकन होगा। प्रमाण पत्र प्रमाणित करेगा कि बालक ने समस्त पाठ्यक्रम क्या कर लिया है, पूर्ण कर लिया है। तो धारा 23 हम पढ़ चुके हैं। ये बच्चे ने अगर प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर ली है तो 1 माह के भीतर उसे प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। अब भाग जो 8 हैं वो किससे संबंधित है, शिकायत निवारण से संबंधित है। शिकायत बच्चों की नहीं, अध्यापकों की भी रहती है। अध्यापकों के साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो अध्यापक भी अपनी शिकायत जो है ब्लॉक लेवल पे भेजें, फिर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो हैं जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेजेंगे। तो इसके लिए भी एक मैकेनिज्म बनाया गया है सरकार के द्वारा कि राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित जो स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल, उनमें विद्यालय जो है कि जो शिक्षक हैं विद्यालय के, उनसे संबंधित शिकायत तो अगर होती है उनकी टीचर्स की, तो उसके लिए भी एक मैकेनिज्म बनाया गया है कि ब्लॉक स्तर पे शिकायत निवारण होगा। सबसे पहले यदि कोई टीचर है उसकी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे पहले ब्लॉक जो स्तरीय शिकायत निवारण जो समिति बनी है उसके समक्ष अपनी शिकायत रखे। फिर ब्लॉक वाले जो हैं इसकी जो सूचना है वो जिला स्तर पे गठित समिति के आधार पर समिति को भेजेगी। फिर उसका जो डिसीजन होगा वो संबंधित अध्यापक को दिया जाएगा कि भाई आपकी समस्या का ये समाधान है। तो भाग 8 का संबंध सीधा किससे है, शिकायत निवारण से। इसमें नियम 24 क्या है, अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र, अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र तो ब्लॉक स्तर पर भी बनाया जाएगा, जिला स्तर पर भी बनाया जाएगा। ब्लॉक स्तर पे देखिए इसका जो अध्यक्ष होगा वो हमारे जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिसे CBO कहते हैं वो इसके ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे। और ब्लॉक जो BDO हैं वो इसके अध्यक्ष रहेंगे। और ब्लॉक शिक्षा जो अधिकारी है CBO इसके सदस्य रहेंगे। और ACBO जो हैं इसके सदस्य सचिव रहेंगे। याद रखिएगा आप लोग कि जो ब्लॉक स्तर के अंतर्गत जो निवारण तंत्र बनाया जाता है उसके अंतर्गत जो ब्लॉक विकास जो अधिकारी है हमारे
बीडीओ वो इसके अध्यक्ष रहेंगे। ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी जो सीबीओ महोदय हैं उसके सदस्य रहते हैं, और एसीबीओ जो होते हैं हमारे उसके सदस्य सचिव रहते हैं। अगर विद्यालय का कोई अध्यापक है उसकी कोई समस्या होती है तो वो सदस्य सचिव को लिखित रूप में अपनी शिकायत देता है कि भाई हमारी ये शिकायत है, फिर वो ब्लॉक जो कमेटी है उसके सामने ये शिकायत रखी जाती है। देखिए शिकायत का जो निवारण है भाग 8 में कि नियम जो 24 हैं अध्यापकों की शिकायत से संबंधित है, जो निवारण तंत्र इसका मैकेनिज्म बनाया गया है उससे संबंधित हैं कि जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति होगी, जिसके जो बीडीओ है ब्लॉक डेवलपमेंट जो ऑफिसर होते हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे, सीबीओ जो होंगे इसके सदस्य होंगे, और अपर जो एसीबीओ होते हैं अपर ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी वो सदस्य सचिव होंगे। किसी विद्यालय का कोई अध्यापक समिति के सदस्य सचिव जो होते हैं उसको लिखित रूप से अपनी शिकायत प्रस्तुत करेगा। फिर उसके बाद ये जो जांच जो की जाएगी वो जांच जो है जिला स्तरीय जो शिकायत निवारण जो समिति हैं उसके अंतर्गत जो जिला परिषद के जो सीओ होते हैं वो उसके जिला स्तरीय जो समिति होती है उसके अध्यक्ष होते हैं, और जो हमारे डीओ महोदय होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं, और जो एडीओ जो होते हैं वो इसके सदस्य सचिव होते हैं। तो देखिए आप लोग जिला स्तर पर जो निवारण समिति होंगी उसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे हमारे सीओ महोदय, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं जिला परिषद के वो इसके अध्यक्ष होंगे। हमारे जो डीओ अधिकारी हैं वो इसके सदस्य होंगे, और एडीओ जो हैं वो इसके सदस्य सचिव होंगे। सदस्य सचिव समिति के निर्णय से संबंधित अध्यापक को क्या करेगा, सूचना देगा कि भाई आपकी शिकायत का ये समाधान निकला है। उसके बाद देखिए आप लोग कि नियम जो 25 हैं वो बालकों और माता पिता की शिकायत के निवारण से संबंधित है, कि बालक और माता पिता की जो शिकायत का निवारण है उससे संबंधित नियम 15 है। शिकायत सीधे विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को की जाएगी। अगर बच्चे की से संबंधित अगर विद्यालय से संबंधित कोई परेशानी है तो माता पिता जो हैं वो एसएमसी के जो अध्यक्ष होते हैं, एसएमसी के जो अध्यक्ष होते हैं उनको अपनी शिकायत क्या करेंगे, सीधे दी जाएगी। भाई ये हमारे बच्चे से संबंधित ये समस्या है, ये आप नोट कीजिए कि विद्यालय प्रबंधन समिति जो अध्यक्ष हैं उसको शिकायत दी जाएगी। किसके द्वारा, माता पिता के द्वारा। समुचित प्राधिकारी उचित कार्रवाई करेगा और 3 माह से अधिक की समय के भीतर आवेदक को सूचित करेगा। जो माता पिता ने जो शिकायत दर्ज कराई है कि हमारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है विद्यालय में, तो वो एसएमसी के अध्यक्ष को अपनी शिकायत देंगे, और जो 3 जो अध्यक्ष होंगे वो एचएम से बात करेंगे कि बच्चे की समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाए, और इसका समाधान जो है 3 माह के भीतर किया जाएगा, और उसको माता पिता को या जो आवेदक होंगे उसको इसके बारे में सूचित किया जाएगा। यदि आवेदक कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है तो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। यदि बच्चे से संबंधित वो शिकायत से अगर जो की है और उसका जो समाधान जो विद्यालय के द्वारा एसएमसी के द्वारा प्रदान किया गया है, यदि उससे माता पिता या आवेदक संतुष्ट नहीं है तो उसकी जो वो अपील है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार जो आयोग है उसके अंतर्गत उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो इसका जो भाग जो 9 है वो बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित है। हमने नियम 25 पढ़ लिया कि बालकों की जो शिकायत है वो नियम 25 से संबंधित है। यदि माता पिता संतुष्ट हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर संतुष्ट नहीं है विद्यालय के जवाब से या विद्यालय एसएमसी के जो समाधान से, तो वो क्या कर सकते हैं कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अंतर्गत अपना जो मुद्दा है या उसका बच्चे की समस्या है वहाँ प्रेषित कर सकते हैं। राज्य सरकार जो है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण जो है अधिनियम के अधीन उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक प्रकोष्ठ का गठित करेगी, जिसे राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है वो एक प्रकोष्ठ बनाएगी, और इसके द्वारा एक जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098 जो है वह बच्चे के लिए बनाया गया है। इस पर जो माता पिता हैं अपनी कॉल करके बच्चे की समस्या क्या कर सकते हैं, नोट करा सकते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ये समस्या हुई। लेकिन उसके पहले ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप यहाँ पर कॉल करके अपने बच्चे की समस्या नोट कराओ। उसके पहले आपको जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जाना पड़ेगा। पहले विद्यालय के एसएमसी के समक्ष उसकी परेशानी रखनी पड़ेगी। वहाँ से अगर उचित समाधान नहीं होता है तब जाकर आपको जो राजस्थान राज्य बाल संरक्षण अधिकार जो संरक्षण आयोग है बच्चों का, उस पर अपील करनी होगी। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर याद रखिएगा 1098 है। परीक्षा में पूछा गया है पहले कि जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है उसका डिजिट क्या है, 1098। तो देखिए भाग 9 किससे संबंधित है, बाल अधिकारों के संरक्षण से। तो नियम जो है
26 क्या कह रहा है कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन। तो सरकार क्या करेगी, एक प्रकोष्ठ का निर्माण करेगी कि बच्चे की क्या क्या समस्याएं, इसके लिए हमने एक प्रकोष्ठ बनाया है, वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। नियम 27 क्या है, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों की प्रस्तुति। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के अधीन बाल अधिकारों के अतिक्रमण के संबंध में परिवादों के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी। नंबर याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, 1098। पहले भी पूछा जा चुका है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। जो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा जो बच्चे की चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए नंबर बनाया गया है वो है 1098। उसके बाद देखिए आप लोग, नियम जो है 28 इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अभी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य सलाहकार परिषद जो है, राज्य सलाहकार परिषद है वो किससे संबंधित है। राज्य सरकार जो है उसको आरटी एक्ट 2009 से संबंधित जो प्रावधान है और शिक्षा से संबंधित सलाह देने के लिए एक सलाहकार परिषद का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, जिसके अंतर्गत 15 सदस्य रहते हैं, एक अध्यक्ष और 14 सदस्य रहते हैं। अभी आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था उसके अंतर्गत यही क्वेश्चन था कि राज्य सलाहकार परिषद के अंतर्गत कितने सदस्य होते हैं। एक तो अध्यक्ष होता है और 14 सदस्य से मिलकर ये परिषद बनती है। इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष जो होते हैं हमारे शिक्षा मंत्री हैं, जो शिक्षा विभाग के हैं, वो इसके अध्यक्ष रहते हैं। इसके जो 14 सदस्य रहते हैं उनके बारे में बात करते हैं अपन। देखिए आप लोग कि पदेन अध्यक्ष जो हैं विद्यालय शिक्षा विभाग का प्रभारी मंत्री रहेगा, और 3 सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो SC ST और अल्पसंख्यक होंगे। कम से कम 3 सदस्य वो होंगे जो SC ST और जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके रहेंगे, और एक सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होगा जिसके पास विशेष आवश्यकता वाले बालकों की जो CWSN बच्चे हैं उनकी शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो, और एक सदस्य वो होगा जिसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्राप्त ज्ञान रखने वाला व्यक्तियों में से एक होगा। मतलब ECC का ज्ञान रखने वाला, अर्ली चाइल्ड केयर जो एजुकेशन है, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उससे संबंधित ज्ञान रखने वाला एक सदस्य इसमें होगा, और एक सदस्य जो होगा वो CWSN जो बच्चे हैं उनका अनुभव रखने वाला होगा। 3 सदस्य जो होंगे ST SC और जो अल्पसंख्यक समुदाय से रहेंगे, और अध्यक्ष जो रहेंगे शिक्षा मंत्री जी रहेंगे इसमें। उसके बाद देखिए एक जो सदस्य रहेगा वो उसके पास अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्राप्त ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो, अच्छा ज्ञान होने वाला जो एक सदस्य रहेगा जिसके पास अध्यापक जो शिक्षा है उसके क्षेत्र में उसके पास विशेष अनुभव हो। इसके अलावा देखिए इसके पदेन सदस्य कौन कौन रहेंगे कि हमारे जो प्रारंभिक शिक्षा के जो प्रभारी जो सचिव हैं हमारे, वो इसके पदेन सदस्य रहेंगे। जो RSCRT के जो हमारे निर्देशक हैं वो इसके पदेन सदस्य रहेंगे। RSCRT कहाँ है, उदयपुर के अंतर्गत। उसके जो निर्देशक हैं वो इसके पदेन सदस्य रहने वाले हैं। प्रारंभिक शिक्षा के जो हमारे जो डायरेक्टर हैं और जो हमारे आयुक्त हैं वो इसके सदस्य रहने वाले हैं। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो अध्यक्ष है वो भी इसका सदस्य रहेगा। वो कौन सा सदस्य रहेगा, पदेन अध्यक्ष रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसके जो पदेन जो सदस्य कौन कौन से रहने वाले हैं। एक तो प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी जो सचिव होंगे वो इसके पदेन सदस्य होंगे। RSCRT का जो डायरेक्टर है हमारे वो इसके सदस्य रहेंगे, पदेन सदस्य। प्रारंभिक शिक्षा जो हमारी एलिमेंट्री जो एजुकेशन है उसके जो डायरेक्टर हैं वो इसके सदस्य रहेंगे। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो अध्यक्ष है वो भी इसका सदस्य रहेगा, पदेन सदस्य रहेंगे। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो राज्य परियोजना निर्देशक, जो हमारे राजस्थान राज्य के जो परियोजना निर्देशक हैं, सर्व शिक्षा अभियान परिषद का जो पदेन जो सदस्य जो सचिव हैं, जो निर्देशक हैं परियोजना के, वो इस परिषद के पदेन सदस्य सचिव रहेंगे। तो 2 चीज इंपॉर्टेंट है, इसका अध्यक्ष तो कौन रहेगा, शिक्षा मंत्री जी रहेंगे, और इसके सदस्य जो सचिव रहेंगे वो कौन रहेगा, राज्य परियोजना निर्देशक जो है हमारे, जो हमारी जो परिषद है सर्व शिक्षा अभियान की, राज्य परियोजना निर्देशक जो हैं वो इसके क्या रहेंगे, सदस्य सचिव रहेंगे। तो राज्य सलाहकार परिषद के बारे में बात की, इसके जो सदस्य रहेंगे 15, एक तो अध्यक्ष रहेगा और 14 सदस्य रहेंगे। शिक्षा मंत्री जी जो हैं इसके अध्यक्ष रहने वाले हैं, और सदस्य जो सचिव हैं वो राज्य परियोजना निर्देशक रहेंगे। तो वापस से एक बार रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिकतम है। एक अध्यक्ष रहेगा और 14 सदस्य हैं। 14 सदस्य कौन कौन है, 3 सदस्य तो जो रहेंगे SC ST और अल्पसंख्यक समुदाय से रहेंगे, और एक व्यक्ति ऐसा रहेगा जिसके पास CWSN जो बच्चा है उससे संबंधित विशेष ज्ञान रखने वाला हो। उसके बाद देखिए आप लोग, एक व्यक्ति ऐसा होगा सदस्य इसमें जिसके पास जो है पूर्व जो प्राथमिक जो शिक्षा है
अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, उससे संबंधित ज्ञान होगा। एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास अध्यापक शिक्षा से संबंधित अच्छा ज्ञान होगा। उसके बाद इसके पदेन सदस्य जो होंगे, प्रारंभिक शिक्षा के जो हमारे प्रभारी सचिव होंगे, RSCRT का निर्देशक, प्रारंभिक शिक्षा के डायरेक्टर और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो इसके पदेन सदस्य रहेंगे। और राज्य परियोजना निर्देशक जो परिषद है उसके जो डायरेक्टर हैं हमारे, वो इसके सदस्य सचिव रहेंगे। परिषद में देखिए आप लोग 1/3 जो सदस्य जो रहेगी महिलाएं रहेंगी। परिषद की जो गणपूर्ति है वो 50% सदस्य इसकी गणपूर्ति रहेगी। इसका कोरम जो है 50% रहेगा। प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष के लिए पद धारण करेगा। ये जो राज्य सलाहकार जो परिषद बनाई गई है, ये पद धारण करने से 2 वर्ष के बीच 2 वर्ष तक ये पद धारण करेगा प्रत्येक सदस्य। अब सदस्य जो हैं वो पद से हटाए जाना, कैसे हटेगा? देखो, राज्य सरकार के किसी आदेश के सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्य सरकार ने कोई आदेश दिया, उसका उन्होंने पालन नहीं किया, तो वो सदस्य, उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। सदस्य दिवालिया हो जाए या अपने पद का दुरुपयोग करें या न्यायालय के द्वारा उसको दोष सिद्ध हो रहा हो किसी विषय पर, तो उसका सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। परिषद से बिना अनुमति के 2 लगातार बैठक में अगर अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सदस्य की मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दिया जाए तो 120 दिन की अवधि के भीतर उस पद को भरा जाना अनिवार्य रहेगा। और सदस्यों को उनकी सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसको इसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, ऐसा नहीं, उनको इसके लिए पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे कि भाई आप अपना पक्ष रख सकते हो। तो याद रखिएगा, सदस्यों को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। एक तो राज्य सरकार के किसी आदेश के सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसको हटाया जा सकता है, या दिवालिया हो जाए या उसका पद का दुरुपयोग करे, न्यायालय के द्वारा उसको दोष सिद्ध कर दिया जाओ, या परिषद से बिना अनुमति के वो 2 लगातार बैठक के अंतर्गत अनुपस्थित हो, सदस्य की मृत्यु हो जाए और त्याग पत्र के बाद अगर पद रिक्त होता है तो इंपॉर्टेंट है कितने दिन में, 120 दिन के अंदर उस पद को भरा जाएगा और सदस्यों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। तो ये भाग 9 में हमने पढ़ा शिकायत से संबंधित। भाग 10 से जो है प्रकीर्ण संबंधित है, इसमें नियम 29 आता है शंकाओं का निराकरण करना। अगर किसी प्रकार की शंका है अगर रहती है तो उसका निवारण जो है राज्य सरकार का जो शिक्षा विभाग है उसके स्तर पर इसका निर्णय लिया जाएगा, और शंकाओं का निराकरण जो है वो शिक्षा विभाग जो हमारा राजस्थान सरकार है उसका जो निर्णय जो होगा वही इसमें अंतिम निर्णय होगा। तो यहाँ पर हमने 10 जो इसके भागों के बारे में हमने चर्चा कर ली है कि भाग इसके जो 10 हैं, नियम 29 हैं। आप लोग इसके जो भाग 10 हैं वो अच्छी तरह तैयार करें कि कौन सा भाग किससे संबंधित है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि यहाँ से क्वेश्चन प्रारंभिक रूप से बन सकता है कि पहला जो भाग है इसका फर्स्ट भाग है वो किससे संबंधित है, प्रारंभिक। दूसरा भाग जो है विद्यालय की प्रबंधन समिति से संबंधित है। भाग 3 जो है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। भाग 4 राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य से संबंधित है। भाग जो 5 है विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व से संबंधित हैं। भाग 6 अध्यापक से संबंधित हैं। भाग जो 7 है पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण होने से संबंधित है। और भाग जो 8 है वो शिकायत निवारण से संबंधित है। और भाग 9 है बाल अधिकारों के संरक्षण और प्रकीर्ण से संबंधित है। इस प्रकार हमने इस क्लास के अंतर्गत 10 भाग और 29 नियमों के बारे में चर्चा की है। और आपसे मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि आप जो है क्लास को अच्छे से देखें और इसके किस भाग में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, किस नियम के अंतर्गत उन्हें अच्छे से तैयार करें। और इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के सामने हम सोल्व कराएंगे। तो आप पढ़ते रहिए और आपकी जो तैयारी है उसे सुचारू रखिए, और अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।